CSS ट्यूटोरियल की इस सीरीज़ में हम जानेंगे फ्लैग्स और ग्रिड के बारे में। दोनों ही CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं और दोनों ही यूज़ होती हैं लेआउट बनाने के लिए। अगर हमें कोई लेआउट बनाना है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स बने हुए हैं, जैसे कि फिर हमने वेबसाइट का टाइटल लिखा, सर्च बार बनाया या फिर सोशल मीडिया आइकन्स बनाए। ये जो कॉलम्स हैं, एक रो के अंदर मल्टीपल कॉलम्स, उसके लिए हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स या डिस्प्ले ग्रिड। पहले देखते हैं कि फ्लैग्स कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर रखी है flags.html के नाम से। स्टाइलिंग में कुछ नहीं किया हुआ है, बस यहाँ पे मार्जिन पैडिंग को 0 किया हुआ है, बॉक्स साइजिंग, और कंटेनर की अभी स्टाइलिंग हमने नहीं करी। HTML में हमने एक कंटेनर बना रखा है और इसके अंदर 3 कॉलम्स बना रखे हैं। ये तीनों कॉलम्स कैसे आएंगे? सिंपल है, विदाउट स्टाइलिंग। 100% के कॉलम्स होते हैं, एक के नीचे एक, ये कॉलम्स आ गए हैं। लेकिन मुझे इनको एक रो में लेके आना है, एक ही रो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जैसे कि अभी मैंने वो लेआउट क्रिएट किया था। तो उसके लिए यहाँ पे एक फ़ाइल आपको यहाँ पे एक फ़ाइल हमने बना रखी है जो कि थ्योरी से रिलेटेड है, और ये फ़ाइल मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सबसे पहले हमें फ्लैग्स के लिए क्या करना है? फ्लैग्स के लिए हमें डिस्प्ले फ्लैग्स ही लिखना होगा कंटेनर के अंदर। तो ये जो कंटेनर वाली क्लास है, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स। इससे क्या होगा, आउटपुट चेक करते हैं। जो हमारे कॉलम्स थे वो हमारी रो में कन्वर्ट हो गए हैं, 1 2 3 एक ही रो में आ गए हैं। सिंपल है, एक ही लाइन का कोड है, डिस्प्ले फ्लैग्स। फ्लैग्स लिखते ही जो भी इस कंटेनर के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो सब एक रो में आ जाएंगे। चाहे वो H1 टैग होता, यहाँ पे हमने हेडिंग लिखा, तो ये भी हमारी रो के अंदर ही आ गया है। स्टाइलिंग अलग है इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन वो रो में आ गया। कोई पैराग्राफ मैंने बनाया, यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ P4, तो P4 भी उसी सेम लाइन में आ रहा है। इसके बाहर हम लिखेंगे कोई पैराग्राफ, आउटसाइड कंटेनर, तो ये कहाँ आएगा? ये उसके नीचे आएगा। तो सिर्फ इतना लिखने से जो भी इसके अंदर कंटेंट्स हैं, कंटेनर्स हैं, वो सब एक रो में आ जाएंगे। चाहे हमने इनलाइन टैग लिखा है, स्पैन इज़ अ इनलाइन टैग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पैन 1, तो ये भी सेम रो में आता जाएगा। हमारे कितने हमने स्पैन बना रखे हैं वो सब एक रो में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम कॉलम का लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको हटाते हैं और यहाँ पे हमने 3 कॉलम्स पे ही वर्क करते हैं। ये थोड़ा सा क्लियर दिखे हमारे को, इसको भी मैं हटा देता हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हम इन 3 पे ही फोकस कर रहे हैं और यहाँ पे इन तीनों की थोड़ी सी स्टाइलिंग। सबसे पहले बॉर्डर बना के देखते हैं इसका कि ये कितना विड्थ ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो ये विड्थ ऑक्यूपाई कर रहे हैं सिर्फ उतनी ही जितना हमारा कंटेंट है। div 1 लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो उसकी विड्थ बढ़ जाएगी कंटेंट के अकॉर्डिंगली। लेकिन मुझे कंटेंट के अकॉर्डिंगली चाहिए, मुझे फिक्स्ड विड्थ चाहिए, यानी कि इसको हम 3 कॉलम्स हैं तो 3 में डिवाइड कर लेते हैं। टोटल 100% डिवाइड बाय 3 दैट इज़ 33%। तो जो div है हमारा, उसके अंदर हम लिखेंगे विड्थ 33%। विड्थ 33% लिखने से ये हमारे कंटेनर 33% के हो गए। 1% का स्पेस यहाँ पे अभी भी बचा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 33.33। तो जो हमारा एरिया है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, यानी कि 100% आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगली प्रॉपर्टी, फ्लैग्स के अंदर और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन लिखा हुआ है फ्लैग्स डायरेक्शन। फ्लैग्स डायरेक्शन ये बताता है कि जो हमारे कॉलम्स हैं कंटेनर के अंदर वो किस डायरेक्शन में आएंगे। डायरेक्शन कौन सी है? कॉलम होगी या फिर रो होगी, तो किसी भी डायरेक्शन में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, अभी जो हमने आउटपुट देखा ये इस तरह से आ रहा है, इसका मतलब अभी हमने अप्लाई किया नहीं है कोई, लेकिन अप्लाई हो रहा है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन सी है? वो है रो। ये है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। क्यों है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा कंटेनर के अंदर? यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लैग्स डायरेक्शन रो। तो फ्लैग्स डायरेक्शन रो लिखने से क्या होगा, वो सेम वैसे ही आ रहा है, कोई डिफरेंस हमें नज़र नहीं आ रहा। कि इसका मतलब जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो रो है। रो का मतलब है कि जितने भी कंटेनर्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं कंटेनर के अंदर, वो सब एक रो में ही आ जाएंगे, ऑल इन वन रो। जो कॉलम्स है वो क्या करेगा, चेक करके देखते हैं।
तो यहाँ पे मैंने रो की जगह लिख दिया अगर कॉलम, तो ये आ जाएंगे एक के नीचे एक, तो ये कॉलम वाइज है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, रो का मतलब है एक ही रो में और कॉलम्स का मतलब है एक ही कॉलम के अंदर। अच्छा, ये क्या प्रोवाइड करता है, कॉलम रिवर्स और रो रिवर्स। जैसे अभी हमने अभी हमने कॉलम किया हुआ है, तो अगर मैं कॉलम रिवर्स करता हूँ तो इसका आउटपुट देखते हैं। रिवर्स का मतलब हमें पता ही है कि यानी कि अगर 1 2 3 आ रहा है तो वो आ जाएगा 3 2 1। इसी तरह से रो को भी रिवर्स कर सकते हैं, रो रिवर्स कर देंगे तो वो आ जाएगी, जैसे हमने रो में देखा था, एक ही रो में ऑल इन वन रो, रो का मतलब है ऑल इन वन रो, लेकिन वो आउटपुट कैसे आएगा 3 2 1, यानी कि थर्ड वाला डिव सबसे पहले आ गया रो के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप क्या करता है, रैप मतलब मुझे पता है, मुझे लगता है आपको सबको पता ही होगा। रैप हमने यहाँ पे ऑप्शन देखा ही है वर्ड रैप का व्यू के अंदर। ये क्या करता है, जो हमारा कंटेंट है उसको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है अगर वो लाइन कंप्लीट हो गई है तो। इसी तरह से अगर हमारे डिव 100% की विड्थ ऑक्यूपाई कर रहे हैं उस रो के अंदर, तो अगला नेक्स्ट रो में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैंने मान लो 2 डिव और बना दिए 4 और 5, अब सबकी विड्थ कितनी है 33.33, यानी कि इन तीनों से इनकी विड्थ 100% हो चुकी है। तो फोर्थ वाले की तो स्पेस है ही नहीं वहाँ पे ऊपर वाली रो में, तो ये कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, 5 भी नीचे आना चाहिए। चेक करके देखते हैं, लेकिन ये आ गया है एक ही रो में सब कुछ आ गया। तो यहाँ पे मैं इसको रो रिवर्स हटा देता हूँ जिससे कि कन्फ्यूजन हट जाए। तो रो हमने दे दिया यहाँ पे, तो रो का मतलब क्या था, रो का मतलब था ऑल इन वन रो, सब कुछ एक ही रो में आएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, सब कुछ एक ही रो में आ रहा है। भले ही हमने यहाँ पे विड्थ दी थी लेकिन वो ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, वो अब नहीं चल रहा। क्यों, क्योंकि 100% से ज़्यादा हो गई है। जब 3 कॉलम थे तब तो वो 33% ले रहा था एक कॉलम की विड्थ, लेकिन अब ज़्यादा कॉलम्स हो गए हैं तो वो 100% से ज़्यादा हो रहा है, तो भी वो उसी रो में ही आ रहा है। लेकिन हमें तो अगली रो में चाहिए 4 और 5 को, तो क्या करेंगे, तो वहाँ पे हम फ्लेक्स रैप का यूज़ करेंगे। फ्लेक्स रैप, और फ्लेक्स रैप में क्या क्या वैल्यू है देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है नो रैप। नो रैप का मतलब है कि वो रैप नहीं करेगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा, जो कि एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। लेकिन अगर मान लो मैंने लिखा यहाँ पे रैप, मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो मुझे लिखना होगा यहाँ पे रैप। तो रैप से क्या होगा, 4 और 5 नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। जितने भी हम अब आगे बनाते जाएंगे कॉलम्स, वो नेक्स्ट लाइन में आते जाएंगे। इसको मैं नंबरिंग चेंज कर लेता हूँ, ये 6, चलो 6 तक ही बनाते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे 3 कॉलम्स बन गए, 2 रो में आ गए। फ्लेक्स रैप में रैप रिवर्स भी है, आई होप ये आप कर ही लोगे। रिवर्स का मतलब इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, ये आप ट्राई करके देखना कैसा इसका आउटपुट आएगा। अगला है फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो का मतलब क्या है, फ्लेक्स फ्लो यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा था, फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रैप। इन दोनों प्रॉपर्टी को मर्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम फ्लेक्स फ्लो, यानी कि 2 लाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं है डायरेक्शन और रैप को, एक ही लाइन में लिख लो फ्लेक्स फ्लो। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमने क्या क्या लिखा हुआ है, ये डायरेक्शन लिखा हुआ है और ये फ्लेक्स लिखा हुआ है, इन दोनों को मैं कमेंट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने लिखा फ्लेक्स फ्लो, और यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, पहले डायरेक्शन लिखेंगे और फिर रैप लिख देंगे, फ्लेक्स रैप। तो इसका आउटपुट में कोई हमें डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, सेम ही आउटपुट है। यहाँ पे भी आपको वो सिंटेक्स दिख जाएगा। ये सारे नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको ट्राई कर लेना। ओके, तो अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगली प्रॉपर्टी है फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी। फ्लेक्स ग्रो क्या कहता है, स्पेसिफाई हाउ मच अ फ्लेक्स आइटम विल ग्रो रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द आइटम। पहले को हमें बड़ा करना है, पहले कॉलम को, या छोटा करना है, दूसरे को अनइवन का करना है। तो अनइवन के लिए यहाँ पे हम फ्लेक्स ग्रो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे चेक करते हैं। अच्छा, इसमें हमें विड्थ को फिर हटाना होगा क्योंकि सबकी अनइवन विड्थ है, तो यहाँ से मैंने विड्थ हटा दिया, दी ही नहीं है। और अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एक ही बार में इसको सिलेक्ट कर लेते हैं माउस से ड्रैग करके, और यहाँ पे मैंने लिखा स्टाइल इक्वल्स टू फ्लेक्स ग्रो, प्रॉपर्टी का नाम है, और इसकी जो वैल्यू है वो अभी मैंने 1 लिख दी सब में। अब इसका मैं कर देता हूँ सेकंड वाले का 2 और 5 वाले का 2। पहले का 25% आएगा, ये 50%, ये 25, टोटल 100 हो गया। और ऐसा चाहिए मुझे, मतलब मुझे एक कॉलम में 3
एक रो में 3 कॉलम्स चाहिए, 25, 50, 25, फिर से वही चीज़। चेक करके देखते हैं आउटपुट में कैसा आ रहा है। तो आउटपुट में फर्स्ट वाला छोटा आया है, सेकंड वाला दुगना आया है, डबल आया है, क्योंकि हमने 2 दिखा था वहाँ पे। थर्ड वाला 1 का ही आया है, यानी कि छोटा आया है। लेकिन 4, 5, 6 सेम रो में आ गए। जैसे कि हमने पढ़ा था कि रैप हमने दे रखा है, लेकिन क्योंकि विड्थ नहीं दे रखी इस बार तो वो नहीं आएगा। लेकिन फ्लैक्स ग्रो में विड्थ देंगे तो वो उसके विड्थ के साथ नहीं चलेगा। तो अब हमें क्या करना होगा, तो अब हमें इस तीनों को हटाना होगा। तो मैं इन तीनों को डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे केवल 3 ही कॉलम्स बना रहा हूँ, 1, 2, 3। फ्लैक्स के अंदर जो लिमिटेशन है, या यूँ कह लो कि जो फ्लैक्स ज़्यादा यूज़ होता है वो एक ही रो के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे हमारे रो और कॉलम्स भी हैं। मतलब मल्टीपल कॉलम्स के लिए तो हम बनाते ही हैं फ्लैक्स को, लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल रोज़ भी हैं तो उसके लिए हम फ्लैक्स का ज़्यादातर यूज़ ना करके ग्रिड का यूज़ करते हैं। तो ये है लेआउट। तो यहाँ पे हमने 2 लिखा। अगर मुझे इसको 3 करना है तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, और ये फर्द 1, ये भी 1 का है, और ये 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब कितना हो गया, 1, 3, 5, टोटल 5 है। यानी कि 1 वाला कितना परसेंट विड्थ आ रही है इसकी, 20%। 20%, ये 60% है। इस तरह से हम उसकी विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं लेआउट को। तो ये है फ्लैक्स ग्रो का मतलब। अगला क्या है, श्रिंक। ग्रो है तो श्रिंक भी है। श्रिंक का मतलब क्या है, फ्लैक्स श्रिंक का मतलब है कि उसको श्रिंक करना, यानी कि उसकी विड्थ को कम करना। अगर हमने मैंने एक लेआउट बना रखा है, यह कंटेनर, और इसके अंदर 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं। अगर मुझे इन तीनों कॉलम्स की विड्थ को मैंने यहाँ पे 33% लिख दिया और मैं इसका आउटपुट देखता हूँ तो यहाँ पे 3 कॉलम्स आ रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको एक कॉलम और बना दिया, 4। तो अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 33% है तो वो 4th नीचे आ गया, क्योंकि हमने फ्लैक्स रैप लिखा था। फ्लैक्स रैप मैंने हटा दिया, रो डिफ़ॉल्ट है, तो यहाँ पे ये 4 कॉलम्स में आ चुका है। अब अगर एक मिनट, इसको मैं अभी ऑन करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ को चेक कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट डिव है इसमें यहाँ पे कंप्यूटेड में जाएंगे तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है विड्थ, 455 दिखा रहा है इस टाइम पे विड्थ। सेकंड की कितनी दिखा रहा है, सेकंड की भी ऑब्वियसली 455 ही दिखाएगा। दोनों की 450, सबकी 455 ही है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, फ्लैक्स रैप हटा देता हूँ और अब देखते हैं मैं उस आउटपुट। तो 4th वाला कॉलम उसी रो में आ गया है, सेम रो में, और ये इसकी जो 455 विड्थ थी वो कम हो गई, 341 हो गई। 455 से 341 हो चुकी है, यानी कि सबकी विड्थ कम हो गई। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, फर्स्ट वाले की जो विड्थ है वो कम ना हो। तो क्या लिख देंगे, फ्लैक्स श्रिंक 0। 0 का मतलब है कि वो श्रिंक नहीं होगा। अब अगर मैं इसकी विड्थ देखूंगा तो यहाँ पे 455 ही दिखा रहा है। लेकिन हाँ, सेकंड में हमने श्रिंक नहीं लिखा था, तो सेकंड वाला श्रिंक हो चुका है, 303 का विड्थ ये दिखा रहा है। तो इस तरह से हम श्रिंक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर क्या बताता है, पोजीशन। जो एलिमेंट्स हमने यहाँ पे बनाए हैं, ये कंटेनर्स हमने बनाए हैं 1, 2, 3, 4, इनकी अगर हमें पोजीशन चेंज करनी है तो हम यहाँ से ऑर्डर लिख सकते हैं। ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, लेकिन मुझे यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो अभी आउटपुट में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। लेकिन मुझे क्या करना होगा, ऑर्डर मुझे बाकियों का भी देना होगा। सबका मुझे ऑर्डर देना है, सबका मैंने 1 ही दे दिया तो फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई। लेकिन मैं इसकी कर देता हूँ 4, यानी कि फर्स्ट वाला का ऑर्डर हो गया 4। फर्स्ट वाला केवल 4 पे आ गया, बाकी सब 1, 1 ही है। अब मुझे 4 वाला सबसे स्टार्टिंग में चाहिए, 4 वाला स्टार्टिंग में चाहिए, तो मैं इसको 0 अगर कर दूंगा, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ये, तो अगर मैं 0 कर दूंगा तो वो बिल्कुल फर्स्ट में आ जाएगा। हाँ, ऐसा भी कर सकते थे, इन दोनों को 2 कर देते और इन दोनों को 1 कर देते अगर हमें 0 से स्टार्ट नहीं करना तो ये फर्स्ट पे ही आ रहा है। और ये कुछ भी ऑर्डर हम लिख सकते हैं, ऑर्डर का नंबर हम लिख सकते हैं, और किसी भी कॉलम को हम पोजीशन उसकी चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर ये यूज़ होता है मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए। डेस्कटॉप पे हमें 1, 2, 3, 4 सीक्वेंस चाहिए कॉलम की, लेकिन मोबाइल पे 4th वाला सबसे पहले आ जाए, या फिर डिलीट ही हो जाए। कुछ हाइड करते हैं हम, कुछ रीऑर्डर करते हैं, तो वहाँ पे ये ऑर्डरिंग यूज़ होती है। अगला है परफेक्ट सेंटर। ये आपके लिए क्वेश्चन है, परफेक्ट सेंटर। इसको कैसे ट्राई करना है ये मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ। फ्लैक्स प्रॉपर्टी में केवल इतना ही है। अब इसकी कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि मैंने यहाँ पे आपके लिए दे रखी हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन 1 वाली फाइल में, जो कि ये वाली फाइल है। ये परफेक्ट सेंटर वाला ही क्वेश्चन है। एक आपको कंटेनर बनाना है और उसके अंदर केवल एक डिव बनाना है, और ये जो डिव होगा
ये इस कंटेनर के बिल्कुल सेंटर में होगा। ये कंटेनर आपका बिल्कुल हो सकता है बॉडी जो पेज है वो उतना बड़ा हो या फिर बीच में छोटा भी हो सकता है, लेकिन जो बीच अंदर वाला सेंटर वाला डिव है वो इस कंटेनर के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आएगा। तो यूजिंग फ्लैक्स आपको इसको सेंटर करना है। कैसे करेंगे इसका मैं अभी आपको हिंट देता हूँ। अलाइनमेंट से करेंगे। अलाइनमेंट कैसे यूज़ होगा वो अभी हम पढ़ेंगे। लेफ़्ट सेंटर राइट अलाइनमेंट्स है हमारी, वो मैं अभी आपको कवर करवाऊँगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें? सेकंड क्वेश्चन आपको मिलेगा second.png वाली फाइल में। ये टाइम टेबल है, लेकिन ये जो टाइम टेबल है ये ग्रिड का है। ये आपको ग्रिड बनाना है। ग्रिड से क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा ही था कि जहाँ पे रो और कॉलम का लेआउट है वहाँ पे हम ग्रिड बनाएंगे, और यहाँ पे कुछ मर्ज किया हुआ है। टाइम टेबल को फर्स्ट, ये टेबल का क्वेश्चन नहीं है, ये ग्रिड का है। जो फर्स्ट रो है उसको हमने मर्ज किया हुआ है। यहाँ पे जो लंच लिखा हुआ है उसको भी मर्ज किया हुआ है। कैसे करेंगे ये भी अभी हम देखते हैं। एक बार क्वेश्चन को और देखते हैं। क्रिएट मेन्यू। मेन्यू आपको बनानी है, जैसे मेन्यू बार हम नॉर्मल बनाते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, उसको आपको फ्लैक्स का थ्रू बनाना है, फ्लैक्स का यूज़ करके बनाना है। तो ये आप ट्राई करके देखना। और क्वेश्चन 4 क्या है वो हमें इस वाली फाइल में मिलेगा। कैलकुलेटर है ये। तो कैलकुलेटर में यहाँ पे मैंने ये बना के लिखा हुआ है टी मतलब टेक्स्ट बॉक्स है ये, और ये जो बी हैं ये सारे बटन हैं, सब इक्वल विड्थ के हैं। यहाँ पे बनाने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, लेकिन ये सब इक्वल विड्थ के हैं। तो इस लेआउट को यूजिंग ग्रिड बनेगा, क्योंकि रो और कॉलम है तो ये ग्रिड से बनेगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज है। फ्लैग्स हमने देखा, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, ग्रिड पे। तो यहाँ पे मैंने ये ग्रिड की एक फ़ाइल बना ली है जिसमें कि वही डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग कर रखी है। कंटेनर में कुछ नहीं लिखा है, डिव में बॉर्डर लगा दिया है, और इसका आउटपुट देखते हैं। अभी हमने कोई स्टाइलिंग नहीं करी है तो वो एक के नीचे एक ही आ रहे हैं। अब मुझे इसको ग्रिड का यूज़ करके सेम रो में लेके आना है। तो ग्रिड का यूज़ कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा ही है, जैसे फ्लैक्स का यूज़ किया था हमने, सेम वैसे ही यहाँ पे लिख देंगे डिस्प्ले ग्रिड कंटेनर के अंदर। आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जबकि फ्लैक्स लिखते ही वो रो में आ गया था, ग्रिड से रो में नहीं आया। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी का यूज़ और करना होगा, वो है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स का मतलब क्या है कि हम उसको बता रहे हैं कि हमें कॉलम में लेआउट चाहिए, और उन कॉलम का साइज़ क्या होगा। पहले कॉलम का साइज़ क्या होगा, 3 कॉलम है ना, तो 3 कॉलम का साइज़ कितना होगा, 33% ही होगा, या 33.33 भी लिख सकते हैं। 3 बार लिखेंगे तो 3 बार मैंने कॉलम्स ग्रिड लिख दिया है, और जैसे ही मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो ये हमारे एक ही रो में 3 कॉलम्स आ चुके हैं। तब क्या होगा, जब मैं यहाँ पे एक और कॉलम बनाऊंगा तो यहाँ पे 3 कॉलम हमने डिफाइन किए हैं, तो अपने आप ही 4th में आ गया। जबकि फ्लैक्स में क्या था, वो उसी रो में आ रहा था, लेकिन ग्रिड नेक्स्ट रो में आ गया। इसीलिए ग्रिड यूज़ होती है रो और कॉलम क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ और रो बना लेता हूँ, कुछ और कॉलम्स मैंने बना लिए 6 कॉलम्स। तो ये रो और कॉलम वाला फॉर्म बन गया है। यहाँ पे हमने जो लिखा है परसेंटेज में, परसेंटेज की जगह हम यहाँ पे पिक्सल्स भी लिख सकते थे। मुझे चाहिए थी 300 पिक्सल, सेकंड वाला चाहिए 500 पिक्सल, फिर चाहिए 300 पिक्सल। तो जैसे ही हम चेक करेंगे 300, 500, 300, या इसको थोड़ा सा और हम बढ़ा सकते हैं, 700 कर लेते हैं। लेकिन अब बस दिक्कत यही है कि यहाँ पे हमारा स्पेस बच रहा है, यानी कि हमें चेक करना होगा कि टोटल अवेलेबल विड्थ कितनी है और उसको पिक्सल में कैसे डिवाइड करना है। परसेंट में भी कर सकते हैं, कहीं कहीं हमें अगर रिक्वायरमेंट होती है पिक्सल की तो पिक्सल में भी डिवाइड कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है, भाई हमें नहीं पता कि कितना टोटल अवेलेबल विड्थ है, कि हम यहाँ पे ऑटो लिख दें। ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा विड्थ को। 3 बार मैंने ऑटोमेटिक लिखा है, यानी कि 3 कॉलम ही आएंगे। अगर मैं इसको 2 बार में लिखूंगा तो क्या होगा, केवल 2 ही कॉलम्स आएंगे। 4 लिखेंगे तो 4 बार आएंगे। तो कितने भी हम ऐसे ऑटो से अपने आप वो डिवाइड करके क्रिएट करेगा। मिक्सिंग भी कर सकते हैं हम। मिक्सिंग का मतलब है, पहला तो मुझे कॉलम चाहिए जो कि 100 पिक्सल का ही हो, दूसरा ऑटोमेटिक हो, और तीसरा 50% का चाहिए मुझे टोटल विड्थ का। जितनी टोटल विड्थ है उसका आधा, तो ये 50% है थर्ड वाला। रेस्ट ऑफ द स्पेस 2 ने ऑक्यूपाई किया है, और फर्स्ट वाला 100 पिक्सल है। तो ऐसे हम मिक्सिंग भी कर सकते हैं इसको। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम पूरा वेबसाइट का लेआउट बना सकते हैं। एक कंटेनर बनाएंगे और उसके अंदर फिर जितने भी रो बनाने हैं, कॉलम्स बनाने हैं, वो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं।
ग्रिड की थ्योरी पे आते हैं अब हम। तो ग्रिड लेआउट, ग्रिड बेस्ड लेआउट के लिए ही होता है जिसमें हमारी रो और कॉलम्स होती हैं। इजीली हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इससे पहले हम फ्लोट यूज़ करते थे या पोजीशन यूज़ करते थे, जो कि बहुत मुश्किल होता था, लेकिन ग्रिड की हेल्प से हम बहुत ही ईजीली उसको क्रिएट कर सकते हैं लेआउट को। ग्रिड नॉर्मली 2 डायमेंशनल के लिए यानी कि रो और कॉलम लेआउट के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमने देखा डिस्प्ले ग्रिड यूज़ करेंगे और फिर टेम्पलेट, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लिख देंगे, और वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी कि कैसे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इनको भी मैं इस नोट्स में लिख देता हूँ। सेट अ साइज़ हमने दे ही दिया है। यहाँ पे ये पिक्सल, परसेंट, ऑटो सबको मिक्स कर सकते हैं। जो ग्रिड है और फ्लैक्स है ये दोनों ही ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के ऊपर ही यूज़ होते हैं, लेकिन मैं इसको ब्लॉक लेवल को इनलाइन भी यूज़ कर सकता हूँ। इनलाइन और ब्लॉक में क्या डिफरेंस है देखते हैं। तो जहाँ पे हमने लिखा था डिस्प्ले ग्रिड, वहाँ पे हम लिख देंगे डिस्प्ले इनलाइन। इनलाइन का मतलब होता है जितनी अवेलेबल विड्थ है, जितनी अवेलेबल विड्थ है। 1 की विड्थ कितनी रिक्वायर्ड है, छोटी सी, लेकिन हमने दे रखी थी उसको 100 पिक्सल। लेकिन अब क्या होगा, 100 पिक्सल वाला तो पिक्सल ही ले रहा है, ऑटो वाला छोटा हो गया और ये भी थर्ड वाला भी छोटा ही हो गया है। कितनी विड्थ हो गई, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही विड्थ ऑक्यूपाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसकी 50% दे रखी है तो थोड़ा सा वो ज़्यादा ले रहा है। किसका 50% ले रहा है, ये 100 का, मतलब टोटल अवेलेबल जितनी भी विड्थ होगी है उसका ये 50% ले रहा है। लेकिन स्क्रीन का 50% नहीं ले रहा, क्योंकि हमने इसको इनलाइन लिख दिया है। इनलाइन का मतलब होता है जितनी रिक्वायर्ड है, जितना कंटेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो विड्थ लेगा। और अगर ग्रिड लिखेंगे केवल तो वो ब्लॉक लेवल होता है। ब्लॉक लेवल मतलब पूरा ही 100% का स्पेस जो अवेलेबल है हमारे पास उसी को यूज़ करेगा। ग्रिड गैप्स का मतलब जैसे हम जब भी रो और कॉलम बनाते हैं तो हमें गैप्स तो चाहिए होता है बीच में। नॉर्मली हम पैडिंग या मार्जिन का यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पैडिंग मार्जिन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम यूज़ कर सकते हैं गैप। तो गैप हमारे पास 2 हैं। पहला है कॉलम गैप। कॉलम गैप क्या करेगा, कॉलम गैप कॉलम में स्पेस देगा। तो मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल का स्पेस लिखा है कॉलम्स के बीच में, तो जितने भी कॉलम्स थे हमारे उनके बीच में 20 पिक्सल का गैप आ गया। अगर हमें रो में भी गैप चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे रो गैप, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गैप दे देता हूँ 100 पिक्सल का। तो यहाँ पे ये 100 पिक्सल का गैप आ चुका है रो के अंदर, 2 रो के अंदर। कम करना है तो कम भी कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मुझे दोनों को लिखना है, रो भी गैप चाहिए मुझे, कॉलम गैप भी चाहिए, तो मैं सिंपल लिखूँगा गैप, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 50 पिक्सल। तो क्या होगा, दोनों का, कॉलम का भी और रो का भी 50 पिक्सल का गैप हो गया। मुझे तो अलग अलग वैल्यूज़ चाहिए थी, दोनों की सेम नहीं चाहिए 50 पिक्सल। तो क्या करेंगे, 20 पिक्सल स्पेस 50 पिक्सल, यानी कि रो का गैप 20 पिक्सल हो गया है, रो का गैप 20 पिक्सल और कॉलम का 50 पिक्सल। अगर हम दोनों चीज़ें दे रहे हैं तो पहले क्या होगा, पहले होगा रो, पहले रो, नेक्स्ट इज कॉलम। पैडिंग देंगे तो इसके अंदर का गैप आएगा, गैप तो हमें अंदर का पैडिंग से ही देना होगा। अगला क्या है, कॉलम मर्ज। मैंने एक अभी आपको एक्सरसाइज दिखाई थी टाइम टेबल की, उसमें जो फर्स्ट रो थी वो मर्ज हुई थी। एक बार बना के देखते हैं। यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CSS ग्रिड एग्जाम्पल। ये मेरी हेडिंग है। तो इसका आउटपुट कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ये फर्स्ट कॉलम हमारा था 100 पिक्सल का, तो 100 पिक्सल में ही स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन मुझे तो इसको 100% करना है, मर्ज करना है जैसे टाइम टेबल में था। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ग्रिड कॉलम स्टार्ट और एंड, ये दोनों यूज़ करेंगे। मतलब हमें स्टार्ट भी बताएंगे उसको, एंड भी बताएंगे। किसको बताएंगे, जिसको मर्ज करना है, यानी कि H1 को मर्ज करना है तो H1 में ही लिखेंगे ग्रिड कॉलम स्टार्ट हमारी 1 है, और इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे लिख देंगे स्टार्ट की जगह एंड, और एंड में लिख देंगे कितने कॉलम्स को मर्ज करना है। ये है 1, ये है 2, ये है 3 को मर्ज करना है, 3 तक मर्ज करना है, तो यानी कि 4 लिखेंगे यहाँ पे। 3 तक करना है तो एक ज़्यादा लिखेंगे 4। तो ये हमारा 4 हो चुका है। क्लियर नहीं हो रहा कि वो कितना तक आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी स्टाइलिंग को बॉर्डर बना देता हूँ, किसका, H1 का भी, क्योंकि डिव पे लगाया था लेकिन अब H1 पे भी लगा दिया। तो ये बॉर्डर आ चुका है और ये 100% का ही आ रहा है। एक बार 3 भी करके देख लेते हैं। तो ये हमारा 3 यहाँ तक आ रहा है। तो ये हमारा कॉलम मर्ज हो गया है। और मेरे ख्याल इसी तरह से आप रो को मर्ज कर ही सकते हो। जिस तरह से हमने कॉलम को मर्ज किया है उसी तरह से रो को भी मर्ज कर लोगे। ये आपके लिए प्रैक्टिस है, आप इसको ट्राई करना।
टाइम टेबल वाली एक्सरसाइज पे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइम टेबल भी बना के दिखाऊंगा, उसमें हम रो को भी मर्ज करेंगे। तो ग्रिड में केवल इतना ही था। अब आता है एक क्वेश्चन एक्सरसाइज मैंने और दी थी परफेक्ट सेंटर वाला। तो सेंटर करने के लिए उसकी अलाइनमेंट चेंज करनी होगी हमें, लेफ्ट सेंटर राइट। तो अलाइनमेंट चेंज करने के लिए फ्लैक्स और ग्रिड में दोनों में ही हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है जस्टिफाई कंटेंट, जो कि CSS की प्रॉपर्टी ही है। और ये जो अलाइनमेंट करती है वो हॉरिजॉन्टली करती है। हॉरिजॉन्टली मतलब लेफ्ट सेंटर राइट। तो एक बार मैं फ्लैक्स वाली फाइल पे वापस आता हूँ और इसी में ही इसका एक बार आउटपुट भी देखते हैं। इसका आउटपुट ये वाला है फ्लैक्स का और ये ग्रिड का है, इसको हटा देते हैं। तो ये फ्लैक्स का आउटपुट है, 4 कॉलम्स बन रहे हैं हमारे और इनके बीच में मुझे चाहिए स्पेस, मतलब लेफ़्ट सेंटर राइट करना है। लेकिन लेफ़्ट सेंटर राइट तो तब होगा जब हमारे पास स्पेस होगा लेफ़्ट सेंटर राइट में। तो हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे करनी होगी इसकी विड्थ को कम। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको 20% कर देता हूँ। 20%, तो हमारे पास स्पेस बच गया है। डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा है? लेफ़्ट है, लेकिन मुझे तो सेंटर करना है। तो सेंटर करने के लिए क्या लिखेंगे? कंटेनर के अंदर लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सेंटर करने के लिए सेंटर ही है, और अगर स्टार्ट में करना है, मतलब शुरू में करना है लेफ़्ट में, तो उसके लिए स्टार्ट होता है जो कि डिफ़ॉल्ट है। और अगर लास्ट में करना है तो उसके लिए एंड है। लेफ़्ट के लिए स्टार्ट, सेंटर और एंड। अब बीच में मुझे स्पेस देना है, बीच में मुझे स्पेस देना है, तो ऑप्शन ये सब कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली। तो कैसे है? सबसे पहले है स्पेस अराउंड। स्पेस अराउंड का मतलब है बीच में भी स्पेस आ जाएगा। इसका आउटपुट देखते हैं। फर्स्ट के लेफ़्ट में भी स्पेस है, नेक्स्ट में भी स्पेस है, सब में स्पेसेस आ गया। लेकिन जो फर्स्ट का लेफ़्ट का स्पेस है और जो लास्ट है, मतलब फर्स्ट और लास्ट, उनके बीच में गैप कम है और बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा आता है। तो ये अराउंड से हुआ है। अगला अगर हम लिख देंगे स्पेस बिटवीन, तो सिर्फ बिटवीन में होगा, लेफ़्ट और राइट में नहीं होगा, कोई नहीं है, सिर्फ बीच में है। और अगर मैंने लिखा यहाँ पे इवनली, तो सारे स्पेसेस इक्वल होंगे, चाहे वो लेफ़्ट हो, चाहे बिटवीन हो, चाहे राइट हो, सबका इवनली स्पेस। तो ये वाले भी आपको क्लियर हो ही चुके हैं अलाइनमेंट्स। डिफ़ॉल्ट इसका लेफ़्ट, डिफ़ॉल्ट इसका स्टार्ट है। अच्छा, यहाँ पे फ्लैक्स स्टार्ट लिखा है, मैंने स्टार्ट लिखा था, दोनों सेम है, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो, चाहे आप स्टार्ट लिखो या फ्लैक्स स्टार्ट लिखो। अगला प्रॉपर्टी है अलाइन आइटम्स, जो कि वर्टिकल अलाइनमेंट्स के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल के लिए था और ये वर्टिकल है। वर्टिकल मतलब अप डाउन करने के लिए। तो मुझे देखना होगा कि मेरा आउटपुट कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, तो मुझे इसको थोड़ा नीचे करना है। मतलब नीचे मैं तभी कर पाऊँगा जब हमारे पास कॉलम्स थोड़े से ज़्यादा होंगे, तभी तो हम इसको नीचे कर पाएंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट दे पाएंगे। तो मैंने 8 कॉलम्स बना लिए, एक बार आउटपुट देखते हैं इसका। लेकिन ये सब कुछ एक ही रो में आ गए, तो मुझे रैप को ऑन करना होगा। रैप मैंने ऑन कर दिया है, तो ये भी बहुत अजीब सा आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे 25% ही कर रहा हूँ, तभी हमारा वो, यहाँ पे मैंने 8 कॉलम्स बना दिए और इसकी विड्थ मैंने कर दी 25%। तो 25% से ऐसे आ रहा है। अब मुझे इनके बीच में गैप चाहिए, तो बीच में गैप करने के लिए मुझे जो कंटेनर है उसका भी पहले तो मुझे देखना होगा कि बॉर्डर से कि कहाँ तक आ रहा है। बॉर्डर केवल इतना ही आ रहा है, मतलब इतनी ही हाइट है उसकी, तो इसकी हाइट मुझे ज़्यादा बढ़ानी होगी, तभी हम उसका वर्टिकल अलाइनमेंट चेंज कर पाएंगे। जैसे ही मैंने इसकी हाइट करी 500 पिक्सल, उसी तरह से जो फर्स्ट रो है और सेकंड रो है वो बढ़ गई, यानी कि जो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो स्ट्रेच है। स्ट्रेच मतलब वो उतनी ही हाइट का हो जाएगा जितने की अवेलेबल है। जितनी टोटल अवेलेबल थी, टोटल कितनी थी 500, 2 रो थी, तो 250 इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। लेकिन मुझे तो ऊपर ही करना है इसको, तो क्या लिखेंगे? कंटेनर में लिखेंगे अलाइन आइटम्स स्टार्ट। तो स्टार्ट में वो ऊपर की तरफ आएगा और जितनी रिक्वायर्ड है हाइट उतनी ही ऑक्यूपाई करेगा, और बीच में एक गैप आ गया। अगला क्या है? सेंटर। सेंटर में मतलब सेंटर में आएगा, और अगर एंड लिखेंगे तो वो एंड में आ जाएगा, यानी कि नीचे की तरफ आएगा। बीच में स्पेस देना है, वही सारी चीज़ें स्पेस। अच्छा, स्पेस बिटवीन अगर हमें यूज़ करना है तो अलाइन कंटेंट का यूज़ करना होगा। अलाइन कंटेंट स्पेस अराउंड, अगर यहाँ पे हम लिखेंगे स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का मतलब है कि केवल बीच में स्पेस आएगा, ऊपर की तरफ नहीं है, नीचे की तरफ नहीं है। और लास्ट है स्पेस
इवनली में क्या होगा, सब स्पेस बराबर, चाहे वो ऊपर का हो, बीच का हो या फिर नीचे का हो। तो यहाँ पे हमने देखा अलाइन आइटम्स, ये सारे अलाइन आइटम्स हैं। अलाइन आइटम्स लेफ्ट सेंटर राइट के लिए हैं और अलाइन कंटेंट स्पेस के लिए हैं, ऊपर से स्पेस देना है या नीचे से स्पेस देना है। तो अलाइन आइटम्स में केवल इतना ही था। जिस तरह से अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट हमने फ्लैक्स में यूज़ किया है, सेम वे हम यूज़ कर सकते हैं ग्रिड के अंदर। ये ग्रिड्स के अंदर भी सेम वे हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप ट्राई करके देखना। और ये दोनों टॉपिक्स में केवल इतना ही है, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में।